with the Robin pathology topic, bone, joint and soft tissues, and इससे ना बहुत कुछ characteristic किस्म के questions आते हैं repeatedly, and we'll be doing this chapter in a very scenario sort of manner to make sure कि वो सारी बातें जहन में properly बैठ जाएं. So we have a 68-year-old female, ठीक है, note करें age को, and she presents, ठीक है, to the OPD, and her medical history is notable for both obesity as well as for osteoporosis. ठीक है, इन्हीं दो बातों के लिए notable है. चीफ कंप्लेंट ये है कि देयर इज़ पेन इन हर नीज, ठीक है, डेली पेन, रोज़ाना पेन होता है घुटनों में, एंड शी डिस्क्राइब्स द पेन एज बीइंग अ डीप एक. ठीक है, डीप एक, जाहिर सी बात है, कभी भी जब भी वो आर्थराइटिस के पेन को डिस्क्राइब करते हैं दे आर गोइंग टू मेंशन डीप एक, एंड दिस पेन एक्चुअली वर्सन्स एज द डे प्रोग्रेसेस एंड वेन एवर शी डज वर्क इन हर गार्डन. एंड ये बात काफ़ी ऑब्वियस है, इट इज़ सजेस्टिव कि जैसे ही जितना ज़्यादा वो अपनी नी को इस्तेमाल कर रही है द पेन एक्चुअली वर्सन्स. ठीक है, सो द पेन वर्सन्स विद यूज़. ठीक है, आगे उन्होंने ये मेंशन किया दैट शी यूजेस एनसेड्स फॉर द पेन एंड शी फील्स के रेस्ट करने से पेन बेहतर होता है. अगेन दिस इज सजेस्टिव कि पेन वर्स हो रहा है विद यूज़ एंड इम्प्रूव हो रहा है व्हेन शी बेसिकली गिव्स इट अ रेस्ट एंड व्हेन शी स्टॉप्स यूजिंग हर नी जॉइंट. कोई हिस्ट्री नहीं है रीसेंट ट्रॉमा की, इंटरेस्टिंग, और ना ही हिस्ट्री है प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस की. मॉर्निंग स्टिफनेस एंड प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस डिफरेंट बातें हैं. ठीक है, ना ही कोई जॉइंट इरिदीमा है और ना ही कोई सिस्टमिक सिम्टम्स हैं. इनका नेगेटिव होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? we'll talk about that later. It's because osteoarthritis and rheumatoid arthritis हमारी दो important DDs हैं, और जो osteoarthritis है ना वो एक्चुअली इवन दो नेम में आइटस आता है, इट्स नॉट एक्चुअली एन इन्फ्लेमेशन, ऑल्दो समटाइम्स आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं जॉइंट स्पेस में. लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस प्राइमरली एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसमें जॉइंट इज़ ऑब्वियसली रेड एंड वार्म ऑन पैल्पेशन. सो द फैक्ट कि देयर इज़ नो जॉइंट इरिदीमा, ना ही कोई सिस्टमिक सिम्टम्स है, इट बेसिकली रूल्स आउट रूमेटाइड. एंड शी इज़ टेकिंग मेडिकेशन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. Physical examination remarkable है for bony outgrowths on the medial aspect of the left knee and crepitus in the right knee, और दोनों knees में mild tenderness है और bilateral effusion है, और active and passive range of movement दोनों restricted है. आपकी diagnosis क्या है? Obviously osteoarthritis, क्योंकि prolonged morning stiffness नहीं है and it basically the symptoms worsen on use. ठीक है, सुबह के वक्त बेहतर होते हैं, बाद में it basically worsens. ठीक है, लोकल इन्फ्लेमेशन की कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है और ना ही कोई सिस्टमिक सिम्टम्स हैं. ठीक है, इसका मतलब है दिस इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड नॉट रूमेटाइड. टॉपिक को पढ़ने का भी तरीका होता है. वी ऑलवेज स्टार्ट विद द पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंसिडियस कंडीशन है, ये एकदम से डेवलप नहीं होती और ना ही कोई ऑब्वियस इंसाइटिंग फैक्टर होता है. इट इज़ एन इंसिडियस ग्रेजुअली डेवलपिंग कंडीशन. इट इज़ एन एजिंग फिनोमेना. अगर वो ईटियोलॉजी पूछें तो जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोथ हैव अ रोल टू प्ले. एंड जो हम कह सकते हैं जो सेंट्रल इवेंट है ना, आर सर्टन बायोकेमिकल and metabolic changes in the chondrocytes in certain genetically predisposed individuals as they age. ठीक है, कुछ जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स हैं ना, जैसे कि वो एज करते हैं तो उनके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, जो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनमें कुछ बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक ऑल्टरेशंस होती हैं. एंड दीज कॉन्ड्रोसाइट्स दे बेसिकली एंड अप प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स विच बेसिकली क्लीव द कोलेजन विच इज़ प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ, इन व्हाट मैट्रिक्स. ठीक है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना उसकी मैट्रिक्स में जो मौजूद कोलेजन है ना वो क्लीव हो जाती है बिकॉज ऑफ दोज एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स. ये बात याद रखनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी है ना इज़ द इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज. एक जॉइंट क्या होता है, वी हैव द एपिफिसिस, ठीक है, ऑफ टू बोन्स एंड देयर इज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज लाइनिंग द एपिफिसिस. और एक्चुअली जो आर्टिकुलेशन होती है ना वो इन आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में होती है. एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द जॉइंट स्पेस. तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही होती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में इज़ इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज. क्यों? बिकॉज जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके जो कॉन्ड्रोसाइट्स में तब्दीलियाँ आती हैं
बायोकेमिकली स्पीकिंग एंड मेटाबॉलिकली स्पीकिंग, जैसे कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज करता है। और वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो सर्टेन एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, इनटू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो एंजाइम्स हैं वो क्लीव करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज में मौजूद कोलेजन एट्सेट्रा को। इन ब्रेक्स की वजह से ना वाटर एंटर करता है इनटू द कार्टिलेज विच बेसिकली स्वेल्स अप। इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। ये मॉर्फोलॉजी उन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं अभी ना, इमेजिन करो जॉइंट को, जॉइंट स्पेस को, एंड जो लाइनिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ना वो प्रोलिफरेट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस, और वो क्लस्टर्स की सूरत में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ऑल वेल एंड गुड। कार्टिलेज में क्या होता है, लैक्यूने होते हैं जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, एंड साइडों पर बेसिकली कार्टिलेज मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, और जैसे जैसे ही ये प्रोलिफरेटिंग कॉन्ड्रोसाइट्स रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स को, दे बेसिकली डिग्रेड द कोलेजन इन द मैट्रिक्स एंड बेसिकली ब्रेक्स प्रोड्यूस होती हैं इन द मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर बेसिकली एंटर्स, एंड जो वाटर कंटेंट है मैट्रिक्स का वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जब वाटर कंटेंट बढ़ता है मैट्रिक्स का तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटियोग्लाइकन की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स वी कैन से कि फिब्रिलेशंस डेवलप हो जाती हैं मैट्रिक्स में। जो मैट्रिक्स है वो स्प्लिट करने लगती है, ठीक है। एंड आई बेसिकली समराइज्ड दिस ओवर हियर। ब्रेक्स होती हैं कोलेजन में जिसकी वजह से कार्टिलेज के अंदर पानी एंटर होता है विच बिकम्स स्वॉलन अप एंड द कार्टिलेज एज यू माइट इमेजिन स्प्लिट्स। तो हम कहते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिब्रिलेशंस डेवलप होती हैं विद इन द कार्टिलेज, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स है वो क्रैक हो जाती है। इमेजिन करें ऐसे ही होता है ना जब किसी चीज़ में एकदम से कुछ ऐसा पानी का कंटेंट बढ़ जाए, ठीक है, क्रैकिंग हो जाती है मैट्रिक्स की फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिब्रिलेशंस, ठीक है। ऑल राइट, तो ग्रॉसली कैसा लगता है, जो नॉर्मल आर्टिकुलर सरफेस है वो सॉफ्टन हो जाती है एंड अपीयर्स टू बिकम ग्रैनुलर। पहले तो कॉन्ड्रोसाइट्स ने प्रोलिफरेट किया था और एंजाइम्स बनाए थे और एंजाइम्स ने डिग्रेड किया था मैट्रिक्स प्रोटीन्स को, एंड वाटर की एंट्री हुई थी एंड इवेंचुअली मैट्रिक्स की क्रैकिंग हुई थी। बाद में ये होगा कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो कार्टिलेज है विच हैज़ बेसिकली बिकम वेरी वीकेंड, उसके पूरे फुल थिकनेस जो पोर्शंस है ना दे विल बिकम स्लफ्ड ऑफ। अब जाहिर सी बात है जो जॉइंट है वो एयर में तो नहीं पड़ा हुआ, द जॉइंट इज़ विद इन द जॉइंट स्पेस, ठीक है ना। सो ये जो डिसलॉज्ड पीस ऑफ कार्टिलेज है ना और जो नीचे वाली बोन है ना वो टम्बल कर जाती है इनटू द जॉइंट। तो जॉइंट स्पेस के अंदर आपको लूज बॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। नज़र तो खैर नहीं आती, मतलब नॉट विद द नेकेड आई एग्जामिनेशन, मतलब दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी व्हाट यू वुड सी इफ़ यू वुड एग्जामिन द जॉइंट। और इन बॉडीज़ को हम कहते हैं जॉइंट माइस, ठीक है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स गोइंग टू कम अप इन योर एग्जाम्स, ठीक है। जॉइंट मास जो कि डिसलॉज्ड कार्टिलेज है और बोन है विच टम्बल्स इनटू द जॉइंट स्पेस। अब नीचे जाहिर से बात है जो बोन है विच इज़ नॉर्मली हिडन एंड प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज वो एक्सपोज हो जाती है एंड इट एंड्स अप बिकमिंग द आर्टिकुलर सरफेस बिकॉज ऊपर तो कार्टिलेज है नहीं। सो फ्रिक्शन होती रहती है किसके साथ, ओपोजिंग आर्टिकुलर सरफेस के साथ। तो जो नॉर्मल हमारे पास बोन होती है ना वी नो इट्स नॉट स्मूथ, इट हैज़ दीज ग्रोथ्स, इट हैज़ दीज प्रोजेक्शंस, ठीक है, वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन में, ठीक है। रिमेंबर योर एनाटमी, ग्रूव्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। लेकिन जैसे कि वो सब कॉन्ड्रल बोन आर्टिकुलर सरफेस बनती है एंड बिगिनस टू बेसिकली interact with the opposing articular surface, तो eventually ये जो subchondral bone है it becomes smooth and burnished, ठीक है। सो अब जो हमारे पास exposed bone थी ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, it appears to be like polished ivory, जैसे कि try polishing ivory, ठीक है, वो बिल्कुल smooth होती है, उसमें कोई rough parts नहीं होते, ठीक है। इसको हम कहते हैं bone एबनेशन। अब ये जो टर्म है ना बोन एबनेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बोन फ्रिक्शन की वजह से ये एरिया सारा वीकन हो गया है तो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स भी बन सकते हैं थ्रू द आर्टिकुलेटिंग बोन। इन फ्रैक्चर्स के थ्रू बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड है ना वो एंटर हो जाता है इनटू द सबकॉन्ड्रल रीजन, ठीक है। सबकॉन्ड्रल रीजन
मतलब इन फ्रैक्चर्स के ज़रिए जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एंटर हो जाता है इनटू द बोन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है सिस्ट की। इसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स भी बन रहे होते हैं। इन द सिनारियो वी मेंशन कि जो लेफ्ट नी है वहाँ पे बोनी आउटग्रोथ्स वर पैल्पेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट नी, जबकि राइट नी पर क्रेपिटस वॉज पैल्पेटेड। तो ये बेसिकली ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं जो कि बोनी आउटग्रोथ होती हैं, एंड वो नॉर्मली ना जो आर्टिकुलर सर्फेस है ना उनके मार्जिन्स पर बनते हैं, एंड देयरफॉर कैन बी पैल्पेटेड। एंड दीज बोनी आउटग्रोथ्स आर कैप्ड बाय फाइब्रो और हाइलिन कार्टिलेज, एंड बाद में इन ऑस्टियोफाइट्स की ऑसिफिकेशन भी हो जाती है। Although you can see a couple of inflammatory cells in the synovium or the joint space, they are not a predominant element of the morphology. ठीक है, so अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं। Eburnation is very important. Eburnated articular surface. Subchondral cyst has also been labeled, and residual articular cartilage has also been labeled in this image. So in this image you can see the eburnated articular surface, you can see the cyst labeled too, and you can see the residual articular cartilage. अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी morphology नज़र आएगी on histologic examination of the joint space. A. Fibrocellular mass of synovium and granulomatous tissue. ऐसा नहीं होता, that is seen in rheumatoid arthritis. Clusters of neutrophils in the synovium with needle-shaped crystals, ऐसा भी नहीं होता, that is seen in gout. Dislodged pieces of cartilage and subchondral bone will be seen in the joint space. Yes, जिनको हम joint mass कहते हैं. So that is the correct answer. General सा comparison ज़रूर पता होना चाहिए between osteoarthritis and rheumatoid. First of all, pathogenesis osteoarthritis की primarily mechanical है. Wear and tear has a role to play because this is a degenerative joint disorder. ठीक है, and chondrocytes mediate the degradation. Rheumatoid में the etiology is primarily autoimmune. ठीक है, इसमें basically inflammation की वजह से there is the formation of a structure termed the pannus, which is simply proliferative granulation tissue. ठीक है, और rheumatoid arthritis का अगर scenario होता तो what would have been different? Presentation बहुत फ़र्क होती, they would have been a lot more pain, एंड जो स्वेलिंग होती है जॉइंट की दैट वुड हैव बीन एविडेंट ऑन इंस्पेक्शन. ठीक है, और रेडनेस भी एविडेंट होती है ऑन इंस्पेक्शन. ठीक है, एंड दे वुड हैव बीन प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस 30 या 1 घंटे से ज़्यादा. दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, प्रोलॉन्ग्ड मॉर्निंग स्टिफनेस. अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, although not really in this scenario, is the fact कि rheumatoid arthritis में जो joint involvement है वो symmetric होती है. इसमें in the scenario it was mentioned that the patient denied any systemic sign, there wasn't any fever or anything of the sort. लेकिन जो rheumatoid arthritis है ना उसमें systemic symptoms होते हैं, और किस तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. एक तो obviously है ना fever होगा, definitely there is obviously often times weight loss. ठीक है, थकावट भी होती है, बुखार भी होता है, वेट लॉस भी होता है, एंड बहुत कॉमनली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं. ठीक है, सो द प्रेजेंटेशन would be different in this respect. We'd still probably have a female. They might have mentioned some predisposing factor. हो सकता है they might have mentioned कि on for example investigation rheumatoid factor was present, or they might have mentioned कि कोई एंटीबॉडी मिल गई थी. ठीक है, जैसे कि एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, ये बहुत काफ़ी स्पेसिफिक होती है फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस. एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, और ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं बिकॉज जो फाइंडिंग्स है रूमेटाइड की वो डिफरेंट होती हैं. देयर इज़ ऑफन टाइम्स ऑस्टियोपीनिया, स्पेसिफिकली जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है. ठीक है, और डिफॉर्मिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस, रिलेटिवली स्पेसिफिक, जैसे कि जो अल्नर फिंगर है उसकी डेविएशन होती है, एंड स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी होती है. जो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो भी डिफरेंट होती है. वी विल टॉक अबाउट रूमेटॉइड नेक्स्ट. इसमें देखें ना, उन्होंने कहा है कि क्रेपिटस इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टिफनेस है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड नहीं है, लिमिटेशन होती है. ऑफन टाइम्स देखो जो ऑस्टियोफाइट्स है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी स्पेसिफिक है फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, यानी ऑस्टियोफाइट्स ये डेवलप होते हैं जो कि बोनी आउटग्रोथ हैं. वन थिंग आई फॉरगॉट इज़ द फैक्ट
कि when these Heberden nodes, when they develop on the distal IP joint of the hand, they are called Heberden nodes. और ये भी एक important MCQ पॉइंट है, ये women में ज़्यादा कॉमन होता है compared to men. ठीक है, आप ये याद रखना है कि जो कॉमन साइट्स हैं आर द वेट बेयरिंग जॉइंट्स. नी एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, वो कॉमनली इन्वॉल्व्ड है. द हिप इज़ अ वेट बेयरिंग जॉइंट. एंड जो लोअर लंबर और जो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, उनकी भी कॉमन इन्वॉल्वमेंट है. सो व्हाट डू यू थिंक हैपन्स अगर ऑस्टियोफाइड लंबर या सर्वाइकल वर्टिब्रा में डेवलप हो? दे कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ द nerves coming out of the foramina leading to various neurological deficits या muscle atrophy. ठीक है, सो ये बातें भी इंपॉर्टेंट हैं. डिपेंडिंग ऑस्टियोफाइड किधर है, इट विल हैव इफेक्ट्स. अब हिप नी में तो बहुत कॉमन है, वर्टिब्रा को भी हमने मेंशन कर लिया. इसके अलावा जो आईपी जॉइंट्स हैं ना फिंगर के, उनकी भी रिलेटिवली कॉमनली इन्वॉल्वमेंट होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, प्रॉक्सिमल भी और डिस्टल भी. और जो एमपी जॉइंट है ना, और जो फर्स्ट एमटी और एमपी जॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में. सो आई थिंक वीव टॉक्ड अबाउट दिस इन कंसिडरेबल डिटेल. एक बार देख लेते हैं बिफोर प्रोग्रेसिंग टू रूमेटाइड. ठीक है, उसका भी हमें सिनारियो पढ़ना पड़ेगा ताकि ये बात सबसे बेहतरीन तरीके से एज बेस्ट एज पॉसिबल जहन में बैठ जाए. सो वीव स्टार्टेड विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ है एंड इट्स नॉट रियली इन्फ्लेमेटरी ऑल्दो इट हैज़ आइटिस इज़ द नेम. एक डिसेबलिंग कंडीशन है. ठीक है, नाम से लगता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है. एंड यू कैन फाइंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स दैट इज़ नॉट रियली सेंट्रल टू द पैथोजेनेसिस एट ऑल. इंसिडियसली अपेयर होता है. इट्स पार्ट ऑफ द एजिंग फिनोमेना. मल्टीफैक्टोरियल है. जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होती है कुछ इंडिविजुअल्स में, साथ में एजिंग भी होती है, जिसकी वजह से उन लोगों में बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में ओवर टाइम. कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, कोलेजन इज़ ब्रोकन डाउन, वाटर की एंट्री होती है, डेवलपमेंट होती है फिब्रिलेशंस की इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज लाइनिंग द आर्टिकुलर सरफेस विच इज़ बेसिकली द आर्टिकुलर सरफेस, जिसकी वजह से क्रैकिंग होती है मैट्रिक्स की, विच इज़ वेरी पैथोग्नोमिक वर्ड. दे विल मेंशन जिस इवेंचुअली पूरी थिकनेस जो होती है ना कार्टिलेज की, इट कैन गेट स्लफ्ड ऑफ एंड टम्बल इन टू द जॉइंट स्पेस. तो आपको बेसिकली वो डिसलॉज्ड पीसेज नज़र आएंगे कार्टिलेज के और बोन के इन द जॉइंट स्पेस, विच वी टर्म एज जॉइंट माइस. और जो सब कॉन्ड्रल बोन प्लेट है विच वॉज प्रीवियसली प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, अब क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्रैकिंग हुई है मैट्रिक्स की, इवेंचुअली इट इज़ बिकम स्लफ्ड ऑफ. तो नीचे जो बोन रिवील हुई है ना, वो बेसिकली फ्रिक्शन उसकी होती है ओपोजिंग बोन सर्फेस के साथ, लीडिंग टू इबर्नेशन which is smoothing of the bone surface. Either you can see eburnation marked with 1. और इसके अलावा cyst formation होती है because articular surface के थ्रू cracks होते हैं जिसके थ्रू synovial fluid जाता है और cyst बना लेता है. and you can kind of see that labeled too. और you can see the residual cartilage too. so ये बहुत important बातें थी. इसमें prolonged morning stiffness नहीं होती and the symptoms they get worse with use जैसे कि day progress करता है. Rest, as is mentioned in the scenario, would obviously improve the symptoms. Involvement weight bearing joints की होती है. The hip, the knee, as well as the lower lumbar and the cervical vertebrae, as well as the distal and the proximal IP joints or Heberden nodes, are prominent osteophytes जो कि develop करते हैं at the distal IP joints. This is important as far as questions are concerned in any scenario that might come up. ये विमेन में कॉमन है, नॉट सो इन मैन. हर्बर्डन नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना. याद रखो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो रिस्ट है, जो एल्बो एंड द शोल्डर है ना, दे आर क्वाइट कॉमनली स्पेयर्ड, जबकि रूमेटाइड में दे आर क्वाइट कॉमनली इन्वॉल्व. तो ये बात भी समवट डिफरेंशिएट करती है इस पर्टिकुलर सिनारियो को फ्रॉम दैट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑल्दो जो बाकी बातें थी वो ज़्यादा ऑब्वियस थी. ठीक है, अब हम बात करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस की. आफ्टर दैट वी माइट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस. इन्फेक्शस के बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिट क्लियर. ठीक है, एंड रेस्ट अश्योर्ड हम सारी चीज़ों को इन सफिशिएंट डिटेल कवर करेंगे. सो इफ़ इट्स अ क्वेश्चन अबाउट फॉर एग्जांपल रूमेटाइड आर्थराइटिस, हाउ डू यू थिंक दैट वुड बी रिटन? एक तो एज रेंज माइट बी अ बिट, हमारे का ख्याल है कि इसका कोई लिंक है विद द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस. एक तो इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी विच इज सस्पेक्टेड, EBV का लिंक हो सकता है,
माइकोप्लाज्मा का, माइकोबैक्टीरिया का, इट हैज़ नॉट बिन प्रूवन. बट वी डू नो कि जो सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स हैं दे हैव बिन इम्प्लिकेटेड एज अ पोटेंशियल आर्थ्रोडोजेनिक एंटीजन रिस्पॉन्सिबल और बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस. ये बनती कैसी है? जब एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है आर्जिनिन की present in certain proteins to citrulline and then the protein is known as citrulinated protein. ऐसा क्यों होता है और कब होता है? We don't quite know the how and the why, but we do know कि ये ज़्यादा होता है in the lungs of those individuals who smoke. So definitely smoking एक बहुत important risk factor है as far as rheumatoid arthritis is concerned. Although other risk factors भी exist करते हैं. So pathogenesis को explain करते हुए you definitely have to mention this. इस बात को आप ignore नहीं कर सकते. Then we'll talk about the autoimmunity. जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि in this particular pathogenesis we have genetics meeting environmental factors. जब एक inflammatory synovitis, ठीक है, जब भी उन्होंने क्वेश्चन देना है ना, they will mention a 42-year-old woman, ठीक है, जिसकी swelling और pain develop हुई joints में, and they will probably mention hands and feet जो कि classically implicated joints हैं. And then they will show you a biopsy image or a microscopic image of the synovium. Why? Because initially synovitis होता है rheumatoid arthritis में. ठीक है. Once an inflammatory synovitis has been initiated, एक autoimmune reaction develop करता है जिसमें किन चीज़ों का pivotal role होता है ये भी important है. Pathophys में T cells का pivotal role है. And वो chronic destruction के लिए responsible होते हैं. Those T cells are responsible for the destruction of the joint space. ठीक है, ये बात बहुत important है. Ask you कि rheumatoid arthritis में चलो ठीक है pathophys में we've said कि the tolerance mechanisms are broken down because genetic susceptibility in the form of presence of certain specific HLA-DRB1 genes with the exposure to an environmental factor such as citrulinated proteins because the person is a smoker and चलो ठीक है self tolerance का breakdown हो गया but इतनी destruction क्यों हो रही है? That is because of the involvement of the T cells. ठीक है. अच्छा, we don't know कि वो कौन सा एंटीजन इंड्यूस करे but again we've talked about our theories. अब they've mentioned कि एक एंटीजन है, ठीक है, and then we've mentioned कि class 2 है because we know कि certain HLA-DRB1 alleles में की वजह से predisposition होती है. They've basically shown that over here. MSc class 2. T cells की activation हुई है. They've basically made loads of cytokines इनकी वजह से leukocytes भी recruit हुए हैं. Primarily macrophage activation हुई है. Further cytokines बने हैं. Further proliferation हुई है, etc. etc. And all of that is responsible for pannus formation, the destruction of bone and cartilage, as well as the development of ankylosis. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. Clinical course में क्या बात important है? Symmetrical involvement है. And the conditions and the symptoms are much worse following inactivity. तो ये बात भी हमेशा डिफ्रेंशिएट करेगी सिनारियो को. और जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत डिफरेंट है. स्वॉलन, वार्म, पेनफुल एंड स्टिफ जॉइंट्स होते हैं. ठीक है. सो वील टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी नाउ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो कि उन्होंने स्टार्ट में एक्चुअली मेंशन की हुई है. देखिए रूमेटाइड आर्थराइटिस ना बेसिकली एक क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे टिश्यूज़ को अफेक्ट करती है, नॉट जस्ट वन. स्किन को, ब्लड वेसल्स को, लंग को एंड मसल्स को. ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल्टरेशंस आर सीन. फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करें एक जॉइंट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है. देन वी हैव द जॉइंट कैप्सूल और जॉइंट कैप्सूल के अंदर की तरफ साइनोवियम है जिसमें बाहर आप कह सकते हैं कि साइनोवियल एपिथेलियल सेल्स हैं. देन वी हैव अ स्ट्रोमा. ठीक है, स्ट्रोमा का भी पोर्शन है जो कि फाइब्रस है which is lined by synovial epithelial cells. ये हमारे पास normal synovium है in a person who does not have rheumatoid arthritis, जिसमें वो genetics and वो environmental factors present नहीं है. अब a person develops rheumatoid arthritis तो क्या morphological changes आएंगे? ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आएंगे, not just in the joint, लेकिन joint वाली ज़्यादा severe है. तो क्या आएंगे? सबसे पहले जो synovium है जिसको आपने imagine किया था as this delicate membrane, बाहर synovial cells हैं, अंदर स्ट्रोमा है. That synovium becomes grossly edematous. edema fluid आ जाता है. It becomes thickened and hyperplastic, यानी जो cells हैं वो भी बढ़ जाते हैं, उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं. Hyperplastic, edematous, swollen synovium. ठीक है, अब ये तो चलो हमारे पास एक ग्रॉस फीचर आ गया ना साइनोवियम का. हिस्टोलॉजिकली क्या नज़र आएगा? जो साइनोवियम की स्ट्रोमा है ना वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे. एक डेंस
पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट डेवलप करेगा, क्या क्या आएगा? मोस्टली हमारे पास टी हेल्पर सेल्स आएंगे. वी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कि जो CD4+ टी हेल्पर सेल्स हैं, दे हैव अ सेंट्रल रोल टू प्ले इन द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, बी सेल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे और डेंड्रिटिक सेल्स भी होंगे, बिकॉज मैक्रोफेजेस का भी एक सेकेंडरी रोल है ना इन ऑल ऑफ दिस. फिर वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि एंजियोजेनेसिस होगी विद इन द साइनोवियल स्ट्रोमा. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर जमा होंगे? साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एंड अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द साइनोवियम. लेकिन नॉर्मली वो आपको डीप इन द स्टोमा एज सच नज़र नहीं आते हैं. एंजियोजेनेसिस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना. और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट वाला भी, एज वेल एज द नेचर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. द लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, हैज़ टू डू विद द पैथोजेनेसिस. ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बेसिकली बोर करी होती है ना थ्रू द बोन, तो जो साइनोवियम है ना वो पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द बोन, जिसकी वजह से जक्स्टा आर्टिकुलर इरोजन्स होती हैं. आर्टिकुलर एरिया के अराउंड वाली बोन में इरोजन्स डेवलप होते हैं. इसमें भी सिस्ट बन सकती हैं. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली सीन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बट नॉट सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस. और इवेंचुअली पैनस फॉर्मेशन होती है. पैनस क्या है? वो मैस है साइनोवियम का और साइनोवियल स्ट्रोमा का, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जिसमें एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट की वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बन गया है. ठीक है. एंड जो कि ग्रो कर रही है ओवर द आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोड कर रही है. ठीक है. और जब इवेंचुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरे तरीके से इरोड हो जाएगी पैनस की वजह से, तब जो पैनस है ना वो ब्रिज करेगा अपोजिंग बोन्स को, यानी अपोजिंग बोन्स के बीच में आ जाएगा. दिस कंडीशन इज नोन एज फाइब्रस एनकाइलोसिस. आई विल रिपीट. जो नॉर्मल जॉइंट स्पेस है उसमें वी हैव ओपोजिंग बोनी सर्फेसेस लाइंड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि जॉइंट कैप्सूल में है. और जॉइंट कैप्सूल के अंदर की तरफ वी हैव द साइनोवियम, जिसमें साइनोवियल सेल्स बाहर की तरफ है, एंड वी हैव द स्ट्रोमा. क्योंकि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है, तो क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंटर होते हैं. क्यों एंटर होते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि जेनेटिक्स HLDRB1 एलील इज मीटिंग एन इन्वायरमेंटल आर्थरेटोजेन, जिसकी वजह से सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक हो गई है, और टी हेल्पर सेल्स हैव अ रोल टू प्ले. तो साइनोवियम के अगेंस्ट ये सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है ना, तो आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट नज़र आएगा विद इन द साइनोवियल स्ट्रोमा, जो कि प्रिडोमिनेटली कंपोज्ड है ऑफ टी हेल्पर सेल्स, लेकिन बी सेल्स भी हैं, प्लाज्मा सेल्स भी और मैक्रोफेजेस भी हैं. इसके अलावा एंजियोजेनेसिस भी हो रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बन रहा है, फाइब्रोब्लास्ट भी आ रहे हैं. ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली हैपनिंग. ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी भी प्रोलिफरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये साइनोवियम इन्वेट कर सकते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी और बोन में भी. पैनस फॉर्मेशन हो रही है. पैनस है क्या? बेसिकली इस बोस बेसिकली द साइनोवियल स्ट्रोमा एंड साथ में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं एंड जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, इस तमाम को हम पैनस कहते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज को. और इवेंचुअली जब आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगी, then the pannus will be located between the opposing bony surfaces and will be virtually bridging them. इसको हम कहते हैं fibrous ankylosis. और बाद में जब यहाँ पर बोन फॉर्मेशन हो जाती है, ऑसिफिकेशन हो जाती है, then we call it bony ankylosis. स्किन में बहुत इंपॉर्टेंटली रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनते हैं, ये बात याद रखना भी इंपॉर्टेंट है.